हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम रहे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आंकलन कार्यपत्रक नंबर 15 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका सामाजिक विज्ञान है। डेट है जिसकी 22 फरवरी 2022। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आपको नीचे दिए गए जो आपको पैराग्राफ दे रखा है उसे पढ़ के क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ये आपकी आकलन कार्यपत्रक जो है 20 मार्क्स की है। विदेश नीति के मोर्चे पर भी हिटलर को फौरन कामयाबी मिली। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशंस से पल्ला झाड़ लिया। 1936 में उसने राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया और एक समाज और एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को भी जर्मनी में मिला दिया। इसके बाद अपने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मनी भाषी सुडेटन लैंड पर भी प्रांत पर कब्जा किया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। इस दौरान उसे इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की नज़र की में वर्साई की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी। घरेलू और विदेशी मोर्चे पर जल्दी जल्दी मिली इन कामयाबियों से ऐसा लगा कि देश की नियति अब पलटने वाली है। लेकिन हिटलर रुका नहीं। शाक्त ने हिटलर को सलाह दी कि सेना और हथियार पर ज़्यादा पैसा खर्च न किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में ही चल रहा था। लेकिन नाज़ी जर्मनी में अहमियत पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। शाक्त को उनके पद से हटा दिया गया। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। अब इसी पर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला प्रश्न है, जर्मनी लीग ऑफ नेशंस कब अलग हो गया? तो आप यहाँ से लिखेंगे 1936 में। उत्तर जर्मनी 1933 में राष्ट्रीय संघ से बाहर हो गया। दूसरा प्रश्न है, 1936 में जर्मनी में किस स्थान पर फिर से कब्जा कर लिया? तो 1936 में राइनलैंड पर पुनः कब्जा कर लिया। तीसरा प्रश्न है, 1938 में जर्मनी और ऑस्ट्रिया को किस नारे के तहत एकीकृत किया गया, यानी एक साथ लाया गया? तो 1938 में एक जर्मनी और ऑस्ट्रिया को एक व्यक्ति एक साम्राज्य एक नेता के नारे के तहत एकीकृत किया गया। चौथा प्रश्न है, हिटलर को स्केच की क्या सलाह थी? तो स्केच ने हिटलर को पुनः शस्त्रीकरण में अत्यधिक निवेश न करने की सलाह दी थी, क्योंकि राज्य अभी भी घाटे के वित्त पोषण पर चल रहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वर्साई की संधि के कोई 3 प्रावधान लिखिए। तो आप लिखेंगे, जर्मनी ने अपने विदेशी उपनिवेशों पर कब्जा खो दिया। जर्मनी ने आबादी का 10वां हिस्सा खो दिया और उसके 13वां% क्षेत्र, उसके लोहे का 75% और कोयला संसाधनों का 26% फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया द्वारा अर्धग्रहित किया गया। जर्मनी को अपनी शक्तियों को कमजोर करने के लिए संबद्ध शक्तियों द्वारा वैश्वीकरण किया गया। अब नाज़ी विश्व दृष्टि क्या थी? तो यानी नाज़ी का विश्व दृष्टिकोण क्या था? तो नाज़ी विश्व दृष्टि यानी नाज़ी विचारधारा लोगों के बीच समानता में नहीं, बल्कि केवल एक नस्लीय पदानुक्रम में विश्वास रखती थी। इसके अनुसार नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपर थे, यहूदी सबसे नीचे थे, अन्य सभी रंगीन लोगों को बीच में रखा गया था। सातवां प्रश्न है, आर्थिक संकट में जर्मनी को किस प्रकार प्रभावित किया? तो जर्मनी में विश्वव्यापी आर्थिक संकट का प्रभाव था। इस दौरान जर्मनी में औद्योगिक उत्पादन 40% कम हो गया। महंगाई बहुत अधिक थी और मुद्रा का अवमूल्यन भी हुआ था। भारी बेरोजगारी थी, जिसके कारण सड़क के किनारे खड़े लोगों ने घोषणा की कि वह कोई भी काम करेंगे। जर्मनी में इस आर्थिक संकट के दौरान लोगों की कम क्रय शक्ति के कारण छोटे व्यवसायी और खुदरा विक्रेताओं को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। आठवां प्रश्न है, हिटलर ने जर्मनी में एक नस्लवादी राज्य की स्थापना की, किस प्रकार करी? तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हिटलर ने जर्मनी में निम्नलिखित तरीकों से एक राज्य स्थापना की। हिटलर ने यहूदियों, जिप्सियों और अश्वेतों को निम्न जाति कहा और आच्छादने कहा। उन्हें किसी विशेष समारोह और महत्वपूर्ण बैठकों से वंचित कर दिया गया। नाजी केवल शुद्ध नॉर्डिक आर्यों का समाज चाहते थे और वह हिटलर ने यहूदियों और अन्य लोगों को गुलाम मजदूरों के रूप में रखा था। उसने उनसे सारे अधिकार ले लिए थे, बताया था कि उन्हें जीवित रहने का अधिकार नहीं है। उनसे कड़ी मेहनत और भुखमरी से मर गए। इस तरह हिटलर ने नाजी समाज से बाहर निकलकर एक ऐसा समाज बनाया जो शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्यों से भरा हुआ था।
छठा यहाँ पे आपको 9वां प्रश्न दे रखा है, नाज़ी शासन ने भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया, इसका ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया, उदाहरण के साथ समझाइए। तो आप लिखेंगे यहूदियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किए गए जाने वाले शब्द भ्रामक थे। नाजियों ने यहूदियों की हत्या के लिए विशेष इलाज, अंतिम समाधान जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। कक्ष, गैस कक्षों को कीटाणुशोधक क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। मीडिया का इस्तेमाल सरकार के समर्थन को लोकप्रिय बनाने के लिए किया गया। यहूदी और जो सरकार का विरोध कर रहे थे वह रूढ़िबद्ध थे। विदेशी एजेंटों के रूप में समाजवादी और उदारवादी पर हमला किया गया। यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने के लिए कई प्रचार फिल्में बनाई गई। एक ऐसी फिल्म थी अनंत यहूदी, जो यहूदी विरोधी जर्मन नाजी प्रोपेगेंडा फिल्म थी। नाजियों का लोगों के दिमाग पर बहुत प्रभाव पड़ा और उनका ध्यान उन लोगों की ओर गया जिन्हें नाजियों के दुश्मन के रूप में लेबल किया गया था। अब यहाँ पे अथवा में भी क्वेश्चन दे रखा, अगर ये क्वेश्चन नहीं आता आपको तो ये कर सकते हैं, नाज़ीवाद के किन्हीं 5 प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो आपको पता है नाज़ीवाद के अनुसार निजी व्यक्ति राजनीतिक राज्य के अधीन था और राज्य लोगों के सर्वोच्च नेता के प्रति जवाबदेह था। लेबेंसराम की अवधारणा जिसमें जर्मन साम्राज्य का विस्तार करने के लिए जर्मन राष्ट्र को नए क्षेत्र का अधिग्रहण करना था। एक विशाल जर्मन साम्राज्य के सपने की उपलब्धि और जर्मन राष्ट्र की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। तीसरा, जातियों के परस्पर मेल को आचरणीय माना जाता था, इसलिए चार्ल्स डार्विक और हर्बर्ट स्पेंसर के कार्यों का संदर्भ किया गया। नॉर्डिक जर्मनों को शुद्ध माना जाता था जबकि यहूदियों को अशुद्ध के रूप में देखा जाता था। अपने सभी रूपों में लोकतंत्र साम्यवाद को समाप्त करना था। आर्य जाति की विशेषता में एक मौलिक विश्वास था। अब ये थी आपकी आज की बहुत आसान सी वर्कशीट जो आपने चैप्टर पढ़ा उसी पर बेस्ड थी, नाज़ीवाद से थी रिलेटेड। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइज़।